हेलो गाइस, आई एम योर ईगो रुजानवी एंड आज हम हमारे चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ था और उसके अलावा एक हेलमत की कहानी बताई थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सिचुएशन थी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की क्या सिचुएशन थी, जो ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। तो अब हम वही बात करते हैं। तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको कहा था हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी आता है कि what is the formation of Weimar Republic, explain the formation of Weimar Republic, और what was the political structure ऑफ जर्मन आफ्टर द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, सो बी केयरफुल, आप लोग ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था, वहाँ के किंग ने जो था एब्डिकेट कर दिया था। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना, उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। पोस्ट छोड़ने के बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट में पार्टीज बनने लगी और पार्लियामेंट को चांस मिला कि वो वोटिंग करवाएं। अब डेमोक्रेसी का माहौल बनने लगा था कि डेमोक्रेसी आए और कोई एक पार्टी जीते, वोटिंग हो, इलेक्शन हो। धीरे धीरे नेशनल असेंबली क्रिएट हुई और वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर होने लगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रहती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगा और जर्मन उस टाइम से डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लगी, या फिर एक तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, या फिर रिपब्लिक कंट्री कहलाने लगी। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज वी आर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, लोग वोटिंग देने लगे, इलेक्ट करने लगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करने लगे कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, डेप्यूटीज सिलेक्ट होने लगे। उसके अलावा क्या हुआ, जर्मन पार्लियामेंट में डेप्यूटी सिलेक्ट हुए। अब जर्मन पार्लियामेंट को रिक्सटैग बोला जाता था। रिक्सटैग और जर्मन पार्लियामेंट एक ही चीज़ है, डोंट बी कंफ्यूज जब आप बुक रीड करेंगे तो। जर्मन पार्लियामेंट को रिक्सटैग बोला जाता था और वहाँ पर डेप्यूटीज़ मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स सिलेक्ट करने लगे। और उसके बाद लेटर जर्मन को वीमार रिपब्लिक के नाम से जानने लगे लोग कि जर्मन इज़ अ वीमार रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आई, इसके बाद क्या हुए। अब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना, तो उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई, ट्रीटी ऑफ पीस या ट्रीटी ऑफ वर्साइल की अब ये वॉर क्लोज हो गया है, अब किसको सज़ा देना है किसको नहीं देना है वो चीज़ें हुई। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई 28 जून 1990 में। 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई। पीस ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ट्रीटी ऑफ पीस भी बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी बोलते हैं। इसे एक फॉर्मल एग्रीमेंट के नाम से बोलते हैं कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ कि किस तरह से अब आगे देश चलेगा। अब अलाइज और जर्मन के बीच में हुई थी कि अलाइड कंट्रीज़, और जर्मन के बीच में हुई थी कि अलाइड कंट्रीज़ को क्या मिलेगा, जर्मनी को क्या मिलेगा, बिकॉज दोनों ही वॉर की सिचुएशन फेस कर रहे थे। अब क्या हुआ, ये पीस ट्रीटी जो थी ये जर्मन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्टफुल थी कि जर्मन को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया था और जर्मन से सब कुछ ले लिया गया था। रीज़न, जर्मन की वजह से ही वॉर सिचुएशन आई थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जर्मन की 13% टेरिटरीज 75% ऑफ आयरन, 75% ऑफ आयरन जर्मन से ले लिया गया। 26% ऑफ कोल भी जर्मन से ले लिया गया। अब ये किस किस ने लिया, फ्रांस ने, पोलैंड ने और डेनमार्क ने। फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क ने ये तीनों चीज़ें ले ली। अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये परसेंटेज इधर उधर मत कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज इधर उधर हो जाएंगे तो आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। अब क्या हुआ, जर्मन को डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज मतलब ऑलरेडी जर्मन के पास बहुत सारी पावर थी, बहुत सारी मिलिट्री थी, बहुत सारे सोल्जर्स थे, क्योंकि मिलिट्री फॉर्म में जर्मन बहुत ऊपर था। तो इस वजह से जर्मन को डीमिलिटराइज कर दिया गया कि उसकी मिलिट्री सारी ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ, अलाइड आर्मीज़ ने जो रिसोर्सेज थे जर्मन के, जैसे कोल है और रिसोर्सेज की एक लैंड थी, राइनलैंड बोला जाता है उसे, वहाँ पर बहुत अच्छे रिच रिसोर्सेज वाली लैंड थी, वो भी ले ली थी। बिकॉज क्योंकि अब जर्मन की वजह से वॉर हुआ था तो जर्मन से सब कुछ ले लिया गया था। उसके बाद जर्मन जितने भी वॉर डिस्ट्रक्शंस हुए थे, जितनी भी अलाइड कंट्रीज़ में वॉर डिस्ट्रक्शन हुए थे, उसका जिम्मेदार जर्मन को ठहराया गया कि जर्मनी ही जिम्मेदार है कि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, जर्मन को बोला गया कि आप कंपनसेशन पे करेंगे। कंपनसेशन कितना, 6 बिलियन का कंपनसेशन। तो उस वजह से जर्मन ने 6 बिलियन का कंपनसेशन पे किया था। एंड नॉट ओनली 6 बिलियन, 6 बिलियन यूरोज़ का कंपनसेशन पे किया था। नाउ यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे वो कितने मायने रखते थे। तो उस टाइम पे जर्मन ने 6 बिलियन यूरो का कंपनसेशन पे किया टू द अलाइड कंट्रीज, जो अलाइड कंट्रीज थे। और उसके बाद क्या हुआ, कंपनसेशन पे किया तो उसके बाद क्या हुआ, जर्मन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रह गया, बिल्कुल भी पैसा नहीं रह गया। तो एक तरह से बोलते जर्मन बौखलाने लगा था, जर्मन के पास कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी थी। तो जर्मन ने क्या किया, ओवर पेपर करेंसी प्रिंट करने लगा। ओवर पेपर करेंसी क्या होने लगी, उस वजह से क्या हुआ, ओवर पेपर करेंसी जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है कि अब ये इसकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो ऐसे ही जर्मन क्या होने लगा, ज़्यादा पेपर करेंसी क्रिएट करने लगा। उसकी वजह से सबके पास पेपर करेंसी आने लगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास पेपर करेंसी होने लगी। उस वजह से उनकी पेपर करेंसी की जो वैल्यू थी धीरे धीरे मार्केट में गिरती चली गई, हर महीने उनकी वैल्यू गिरती चली गई। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से अब जर्मन को बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़ रहे थे, बिकॉज पेपर करेंसी की वैल्यू भी गिर गई थी, उसके पास कुछ खाने को भी नहीं बचा था, उसने बहुत ज़्यादा कंपनसेशन भी दे दिया था। तो अब जर्मन क्या करे, उसके बाद यूएसए सामने आया दैट दे विल हेल्प जर्मन की अब कौन हेल्प करेगा, यूएसए सामने आया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। धीरे धीरे हेल्प होने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश हो गया।
स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है, अगर एक दिन में भी क्रैश हो जाए तो वो सडन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अब किसी के पास भी पैसा नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सडनली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश हो गया था। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था कि यूएसए का स्टॉक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एकदम से क्रैश हो गया था। अब क्रैश होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर लोग क्या बौखला गए, तो उन लोगों ने 6 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में बेच डाले कि अब हम कहाँ जाएँ, क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा। तो उन लोगों ने एक ही दिन में बहुत सारे शेयर्स बेच दिए कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास कुछ और नहीं बचा है। तो एक ही दिन में उन्होंने 6 मिलियन शेयर्स बेच दिए थे। अब उसके बाद आती है बात कि अब क्या करें, जर्मन को ऑलरेडी वो हेल्प कर रहा था और अब इकोनॉमिक क्राइसिस यूएसए भी झेल रहा था। तो इसे बोला जाता है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, द ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज जर्मन ने लोन ले रखा था। अब क्या हुआ, यूएसए ने जो लोन दिया हुआ था अब वो बोल रहा है हमें अपना लोन रिटर्न करो विद इंटरेस्ट, कि अब हमें पैसा चाहिए बिकॉज वी नीड द मनी। तो उस टाइम पर जर्मन ने और ज़्यादा, अब इसी वजह से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस यूएसए ने फेस किए उसका इफेक्ट जर्मनी पर भी पड़ा, बिकॉज यूएसए जो था वो जर्मन की हेल्प कर रहा था। तो उसी वजह से उसका इफेक्ट जर्मनी पर भी पड़ा। अब जर्मनी पर कैसे इफेक्ट पड़ा, जर्मनी के पास अब खाने के भी पैसे नहीं बचे थे, ऑलरेडी उन्होंने करेंसी की वैल्यू गिरा दी थी। तो वहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हिट हुई, इतनी ज़्यादा हिट हुई कि उनका मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वर्किंग क्लास की जॉब चली गई कि जो लेबर्स है उनको हटा दिया गया, और जो थे उनको भी बहुत ही कम सैलरी दी जा रही थी, कम वेजेस पे रखा जा रहा था। उस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इस वजह से अब क्या हुआ, हिटलर की एंट्री हुई कि हिटलर अब आया। हिटलर ने क्या देखा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हिटलर वहाँ का एक अच्छा नागरिक था एक तरह से, तो उसने एंट्री ली और उसने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, एक तरह से उससे पहले तो उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी उसने ज्वाइन की, एंड जब उसने ज्वाइन की तो उसके बाद उसने नाम बदल दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। एंटर करने के बाद उसने उस जगह का नाम बदल दिया, उस पार्टी का नाम बदल दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और उसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी भी बोले जाने लगे कि ये नाजी पार्टी है, बिकॉज दे वर सपोर्टर्स ऑफ द हिटलर। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था नाजी पार्टी का ध्यान रखिएगा। तो अब वही पार्टी को नाज़ी पार्टी भी बोलने लगे। नाज़ी पार्टी क्या करने लगी, अब लोगों को एक तरह से प्रॉमिसेस करने लगी कि हम आपके लिए जॉब लेके आएँगे, एम्प्लॉयमेंट लेके आएँगे, आप लोगों को खाना देंगे, ये ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन को ख़त्म करेंगे। अब उस टाइम पे लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे, दे वर फेसिंग दिस ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो उस वजह से लोग उनकी बातों को विश्वास करने लगे। और इन लोगों की आइडियोलॉजी कैसी थी कि कोई भी इक्वल नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, लोगों को लड़वाना शुरू किया। एक तरह से जो डेमोक्रेसी थी उसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नाजी पार्टी का लीडर बन गया हिटलर। हिटलर जिस दिन लीडर बन गया उसके बाद उसके हाथ में पावर्स आ गई, उसको चांसलर बना दिया गया, उसके बाद उसको हाथ में पावर आ गई। पावर आने के बाद वो सबको प्रोमिस करने लगा। और हिटलर वॉज एन ग्रेट स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर था वो, बहुत अच्छी स्पीचेस देता था और लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था, कि अट्रैक्ट कर लेता था। तो इसी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और लोग उसकी बातों को मानने लगे थे, और लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गए थे, दैट वी डोंट वांट डेमोक्रेसी, हमें तो एक ही राजा चाहिए जैसा पहला चल रहा था। बिकॉज डेमोक्रेसी के बाद उनकी सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उन लोगों ने वही किया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब डेमोक्रेसी के लिए मना कर दिया, एंड जिस दिन हिटलर चांसलर बन गया तो उसने बाकी सारी पार्टीज़ को कैंसिल कर दिया कि अब ये पार्टीज़ नहीं रहेंगी, ये पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी जिसका नाम रहेगा नाजी पार्टी। उसने सारी पार्टीज़ को कैंसिल कर दिया, बैन कर दिया उस कंट्री में, कि अब बाकी सारी पार्टीज़ नहीं रहेंगी, सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी जिसका नाम रहेगा नाजी पार्टी। जो लोग नाजी के सपोर्टर्स हैं वो रहें, और नहीं है तो उनको मार दिया जाता था। हिटलर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, उसने लोगों को प्रॉमिस करना की शुरू किया, तो लोग भी उसके आगे झुकने लगे, उसका कहा मानने लगे, और लोग उसको चांस देने लगे। और उस वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी में भी डिस्ट्रक्शन आ गया। डेमोक्रेसी धीरे धीरे घटने लगी। लोगों से उनका सिविक राइट भी छीन लिया गया, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, एवरीथिंग लाइक दैट। तो उनसे सिविक राइट भी छीन लिए गए। और क्या करने लगा, हिटलर के पास पावर थी तो हिटलर अपनी मिलिट्री को बढ़ाने लगा, सोल्जर्स बढ़ाने लगा। जितने भी यंग एज थे, यंग पॉपुलेशन थी, उनको अपने तरफ लाने लगा कि वो मिलिट्री में जाए और हेल्प करें, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन आए और वर्ल्ड वॉर 2 में वो जीत जाए, मतलब एक बार फिर वो जीत जाए। क्योंकि हिटलर तो यही चाहता था कि एक बार फिर से वॉर हो और वो लोग जीतें, क्योंकि वो जीतना ही चाहता था और जर्मनी को एक तरह से सुपर पावर बनाना चाहता था। तो उसने यही प्रॉमिस किया दैट ही विल मेक अ जर्मनी अ सुपर पावर। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आएगा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईयर्स आएगा। जो डिप्रेशन ईयर्स थे वो भी आ सकता है एग्जाम में, कि द ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। सो इस पार्ट में इतना ही, बाकी का पोर्शन हम लोग थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।